Hi friends, welcome to our financial management lecture once again. Today we are going to start with a new chapter which is capital structure. A very interesting chapter again. All the FM chapters, financial management chapters, when we solve it, when we read their theory, they are really very useful to us. Okay, and they are very interesting chapters. ऐसा कोई rocket science बिल्कुल नहीं है. Capital structure, basically as the name it suggests, okay, structure of a company in form of its capital. Okay, अगर मुझे किसी भी कंपनी का कैपिटल देखना है तो कैपिटल अलग अलग सोर्सेस के होते हैं. We can have capital from equity shareholders. A company can raise capital through preference shareholders. They can also issue some debentures. ठीक है, तो कैपिटल तो अपना है. कंपनी कैपिटल क्यों रेज करती है? ऑब्वियसली दीज कैपिटल्स आर रेज्ड फॉर फर्दर investment into different projects or for purchase of a particular asset, etc. Okay, there are other sources also of raising the capital, like say bank loan, debt है वो. Okay, any other means of sourcing this capital are there. Now, how as a company am I supposed to understand that which kind of source will be the best suited for company? कैसे पता चलेगा मुझे कि भाई मुझे डेट ही रेज करना चाहिए या फिर प्रेफर्ड स्टॉक्स मींस प्रेफरेंस शेयर्स रेज करना चाहिए या तो फिर इक्विटी? कॉस्ट ऑफ कैपिटल. हाँ, वेरी गुड. हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी देखा है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? इट इज द कॉस्ट इन्वॉल्व टू रेज मनी फ्रॉम ईच ऑफ द सोर्स. सो कंपनी के लिए कॉस्ट है और इन्वेस्टर्स के लिए इट इज द रिटर्न. ठीक है, तो जहां पे भी रिटर्न इन्वेस्टर्स को ज्यादा मिलेगा वहां पे वो खुश. लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा एज अ कंपनी? चलो कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो ढूंढा, लेकिन कौन सा ऑप्टिमल है? सिर्फ इक्विटी रखना चाहिए या तो फिर सिर्फ डेट होना चाहिए? इक्विटी नहीं, थोड़ा बहुत इक्विटी रख के सिर्फ और जो भी मैं रेस करती हूँ सिर्फ डेट होना चाहिए या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देना चाहिए? व्हाट? ओके, सो द ब्रेकअप. ओके, फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर? In short, another word of capital structure is nothing but it is the breakup of my capital employed. Breakup of capital employed. ठीक है, ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई ये कैपिटल स्ट्रक्चर मुझे एक ब्रेकअप दिखाता है कि से इफ अ कंपनी इज नीडिंग ₹50 lakhs या तो करंट कैपिटल स्ट्रक्चर उनका 50 lakhs है कैपिटल एम्प्लॉयड. ओके, तो ये 50 lakhs में से दे आर सेइंग कि भाई इक्विटी हम करेंगे 25 lakhs, फिर प्रेफरेंस शेयर्स करेंगे, हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कर लेंगे कुछ 5 lakhs एंड बैलेंस जो है अपना डिबेंचर्स इश्यू करेंगे दैट विल बी 20 lakhs. ठीक है, अभी ये ऑप्टिमल है कि नहीं? Is this kind of capital structure optimum for my company? Okay, if I am calling a CA to make understand कि भाई ये ऐसे मैं रेस करना चाहता हूँ, ये ऐसे हम लोग करने वाले हैं, तो वो बोलेगा कि नहीं आपने ये गलत किया है. अगर आप 30 lakhs रेस करते थे ना इक्विटी में और फिर बैलेंस सिर्फ डेट कर देते थे तो आपका अर्निंग पर शेयर और मार्केट प्राइस दोनों अच्छा होता. तो अभी एज अ कंपनी में आई वांट टू अंडरस्टैंड कि भाई अगर ये 25 lakhs के बदले में 30 lakhs इक्विटी करती थी और 20 lakhs डेट से रेस करती थी तो मेरा अर्निंग पर शेयर विच इज गोइंग टू मेक माई शेयर होल्डर्स हैप्पी इज गोइंग टू बी मोर. ऑल्सो माई मार्केट प्राइस विल बी मोर बिकॉज जैसे ही अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा मार्केट प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा विद द हेल्प ऑफ माई प्राइस अर्निंग रेशियो, है ना? दिस ऑल्सो वी विल सी इन डिटेल टुडे, प्राइस अर्निंग रेशियो. Okay, so I am talking about my breakup of my financial structure. Okay, so in order to have this, okay, in order to achieve a greater EPS, okay, or a greater market price and make my shareholders happy, I will say that my this breakup should be optimal. Optimal capital structure should be employed in my company. Should be employed. You all agree with me?
करेक्ट. नाउ हाउ डू आई अंडरस्टैंड कि भाई ठीक है मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर, अभी जो करंट कैपिटल स्ट्रक्चर है वो भी मेरा, इज इट ऑप्टिमल और नो? Okay, and obviously in future I'm going to I will need more money in order to have my other kind of business to be taken, diversification, expansion, all the business plans. Okay, so here how will I come to know about my earning per share? With the help of my income statement. In our previous lectures of financial management, we have also studied about income statement in our leverages lectures. Okay, leverages को जो lectures किए थे हमने उसमें income statement किया था, and leverage is also part of the capital structure. leverage हमें बताता है कि कितना cost है, fixed cost cover होता है कि नहीं होता है. leverages is a part of capital structure. This is entire theory, as well as all the sums are there, all the types of sums are there, explaining that what would be the optimal structure in a given organization, whether existing, whether they want to employ some new. Okay, and both together. Now income statement में हम EPS find out करते हैं. How? We say NPBIT minus interest will give me my NPBT, net profit before tax. Correct? Net profit before interest and tax minus interest will give me my net profit before tax. I will subtract my tax rate, I'll get my net profit after tax. फिर अगर मेरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है तो मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड जाएगा. प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद आई एम लेफ्ट विथ नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. Now when this net profit is divided by number of equity shares, okay, number of equity shares, I arrive at earning per share, है ना? I arrive at earning per share. So far clear? So net profit after tax में से preference dividend जाएगा, ये interest भी गया, so this must be also source of capital. Preference dividend is also a source of capital. Then I am left with net profit available for equity shareholders. I divide that by number of equity shares. I get my earning per share. Okay. Now if I tell you that this is my option 1, and similarly I make another statement with the help of my option 2. Okay. Option 1 में दिया हुआ है कि भाई इतना इक्विटी है, इतना प्रेफरेंस है और इतने डिबेंचर्स है. सिमिलरली ऑप्शन 2 में भी डिटेल्स दी हुई है. बट आफ्टर डूइंग माई इनकम स्टेटमेंट आई एम टेलिंग यू माई अर्निंग पर शेयर इन माई ऑप्शन 1 इज ₹20. But when I am doing this same thing, okay, with my different capital structure, with my option 2, I am getting my earning share as ₹30 per share. तो तुम बोलोगे कौन सा अच्छा रहेगा, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? Obviously ना option 2 will be the most optimal option because it is going to make my shareholders also happy. Okay, अर्निंग पर शेयर अगर मैं ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स मीटिंग बुलाऊंगी, उनके साथ एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन का प्लान डिस्कस करूंगी. ओके, आई विल आल्सो आस्क देम वेदर हाउ आई एम गोइंग टू रेज माय कैपिटल इन दिस फॉर्म. दे विल आस्क मी, अच्छा ठीक है हमारा अर्निंग क्या है, अच्छा 30. ओके देन तो फिर तुम्हें यही सिलेक्ट करना चाहिए, है ना? दिस कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी सिलेक्टेड. ओके, दिस कैपिटल स्ट्रक्चर विल बी selected. Okay, so in all my sums, okay, I will have to first understand that okay, what is the existing capital structure, what is the additional capital which the company needs, and how is the option based. Okay, whether they are going for full equity, whether they want some equity and some debt, they want all the 3 sources. तो वो पहले मुझे समझना चाहिए. अभी ये सब करने के लिए okay, सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा NPBIT. ओके, माय नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यहाँ पे ही है सर. ओके, विद द हेल्प ऑफ NPBIT only I am able to arrive at my earning per share. Now as a shareholders they are telling me that भाई तुम्हारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, अभी कैपिटल एम्प्लॉयड
ओके, उसके ऊपर अभी तुम्हारा NPBIT, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. ओके, एग्जिस्टिंग अगर मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि एग्जिस्टिंग मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड है ₹1 लाख, और इस कैपिटल एम्प्लॉयड के हेल्प से मुझे मेरा प्रॉफिट हो रहा है 10,000. So what is my return on capital employed? Return on capital employed is nothing. Yeah, it is NPBIT upon capital employed into 100. So I am getting a return of 10%. Okay, now as a company, I want my return to remain same. तुम कैपिटल एम्प्लॉयड जो भी चेंज करना है करो, ठीक है. कैपिटल एम्प्लॉयड अभी अगर तुम्हें और ज्यादा 1 लाख की जरूरत है तो कैपिटल एम्प्लॉयड से रिवाइज में मेरा हो जाएगा अभी आई नीड मोर 1 लाख. So revised will be old plus new. I am in need of more 1 lakh. This is new. This is old. So my revised is going to become 2 lakhs. But I am telling I want the same return on my capital employed. Same return. Thus I will have to start with an NPBIT of how much? What should be my 20,000. 20,000. ठीक है. So this is how we are going to evaluate कि भाई मेरा net profit before interest and tax क्या होना चाहिए in order to get the same return on my capital employed, so that when I am calculating the options of the capital structure, okay, and then arriving at EPS with the help of the new NPBIT, because existing NPBIT लेके मतलब ही नहीं है, with the revised NPBIT only I will be able to arrive at the revised earning per share. Okay, so capital structure talks about entire the breakup of sources of capital. Okay, the return you get on the capital, how much is the earning per share. Based on your earning per share, okay, we decide which capital structure is the most suitable. Okay, so our type 1 sums, okay, in our capital structure notes talks about, see, in this topic we will evaluate various options to raise money. Select the option that will give us maximum benefit to my equity shareholders. Okay, so here first present capital तो दिया ही जाएगा, present capital देंगे कि अभी का structure ये है. फिर additional funds हमें कितने लगेंगे वो भी देंगे. Then they will also give us the breakup. Okay, they'll give us some various options, whether they want it in form of equity, debentures, preference, or mixture. What have we to do is we have to suggest suitable option to raise funds. Okay, and the company wants the same return as earlier. Okay, ये हमें ढूंढना पड़ेगा. तो हमें क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है. सबसे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे in order to get our basics clear. Okay, because all the sums are then in the same way, we have to solve it in the same manner. कुछ नया नहीं. Now coming to ABC Limited has equity share capital of ₹5 lakhs and the face value is 100, which means they have 5,000 equity shares currently. To meet the expenditure of the expansion program, they want to raise ₹3 lakhs. They have 4 alternatives before them. Either they can have full money from equity shares, to have ₹1 lakh from equity and 2 lakhs from the borrowing capital as a 10% per annum interest. Or else you go full money, borrowings at 10% per annum, 1 lakh equity and 2 lakhs preference shares at 8% per annum. The company is having present NPBIT earnings present as 1,50,000. Corporate tax rate is 50%. Suggest the suitable option to raise the funds and the company wants the same return as earlier. Okay, so I will have to begin my sum with my last line, the same return as earlier. Okay, and then we will make the column wise all these options. Option 1, 2, 3, 4 सब करके देखना पड़ेगा. अभी NPBIT. Okay, question number 1. Okay, current NPBIT is equal to ₹1,50,000. Okay, and capital employed. Okay, current capital employed is nothing but
5 lakhs. इतना ही है और कुछ है ही नहीं मेरे कंपनी में. 5 lakhs है एग्जिस्टिंग करंटली. ओके, therefore my return on capital employed is how much? Return 1,50,000 पे 5 lakhs का 30%. 30% is my return on capital employed. Now they want the same return after raising an additional capital of 3 lakhs. Therefore, okay, new capital employed will be 5 lakhs plus 3 lakhs. Okay, or I'll say revised capital employed will be old plus new. That will give me my 8 lakhs. उसके ऊपर अगर मैं 10% per annum 10% return on capital employed करती हूँ, I am going to get 30%, sorry, not 10%, 30%. So it is going to be 2,40,000 rupees as my NPBIT. Got my point over here? Everybody has understood this? Okay. Current NPBIT. I found out the rate. Ma'am. Yes. Ma'am, Stuti message saying that she can't hear you correctly. So Everyone is there some else can connecting hear me, issue? right? Yes, ma'am. All of y'all can hear me? Yes, ma'am. Okay. Okay. So this is how I have arrived at my revised net profit before interest and tax. Okay. My sum will always begin with my revised net profit. Okay. Now starting with the sums, let's make the format. Okay. Particulars. Option 1, option 2, option 3, option 4. Okay. I will start with my net profit before interest and tax. In all the options, it will remain the same. Okay. Subtract interest. अभी देखते हैं interest क्या है. Okay, in option 1. In option 1, do I have any kind of an interest in option 1? Why? Because my entire money I am raising from equity shares. तो यहाँ पे तो कुछ interest है ही नहीं. ठीक है, पहले मैं option 1 ही कर रही हूँ. Then rest of the options we can do it quickly. NPBT. Ma'am, Yes. it is assumed that whichever option has the higher debt ratio, that will only be the ideal option, because when you deduct greater of the interest, and after that you have to pay lesser tax, right? Okay. But So is it necessary always- that will always give me my earning per share high? Yeah, like always high debt will keep your EPS higher. Always. 90% of the times. देखते हैं ना, let's see. अपने पास ऑप्शन है ना, वो भी ऑप्शन है अपना. देखते हैं. Not always it is कि भाई only debt will make my EPS higher. Depends. Okay. Each company has a different form का market price क्या चल रहा है. ओके, अभी फिलहाल तो मैं चलो फेस वैल्यू पे कर रही हूँ. अगर मार्केट प्राइस देते थे तो शेयर्स का नंबर ऑफ शेयर्स विल बी लेस. इफ नंबर ऑफ शेयर्स आर लेस एंड प्रॉफिट इज मोर, माय ईपीएस विल बी मोर इवन इफ आई हैव अ डेट. डिपेंड्स अपॉन द मार्केट प्राइस आल्सो ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ अ कंपनी के कैसे चल रहा है कि नहीं. अगर अभी रिलायंस का शेयर अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि मार्केट में 500 रुपए में है, तो क्या वो फेस वैल्यू पे इश्यू करेगा 10 रुपए में? नहीं करेगा. So it is like with less number of equity shareholders, he can raise more money. When your number of shares are less and your profit is more, your earning per share will be higher.
even despite of having debt or not having debt, any of the options. Okay, let's see this. Let's finish up with the option 1. Okay, चलो अभी net profit before tax in my option 1 is coming to 2,40,000 only, minus tax rate is 50%, तो यहाँ पे सीधा सीधा 1,20,000 सब्ट्रैक्ट हो गया. NPAT, net profit after tax, that is going to give me 1,20,000 minus preference dividend. ओके, इनकम स्टेटमेंट ऐसे ही लिखना है हमें, भले हो या ना हो डिविडेंड, नहीं है तो नील. ओके, सो नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स is going to give me 1,20,000. This I have to divide by number of equity shares. अभी ये number of equity shares जो है, okay, one very important note is this number of equity shares, preference dividend and this interest. Okay, all these three have to be old plus new. नहीं तो लोग old भूल जाते हैं, एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर को भूल के जो नया दिया है सिर्फ वही करते हैं. ठीक है, तो ओल्ड प्लस न्यू होगा, तो पहले का अगर डेट है और अभी भी डेट में करे तो ओल्ड प्लस न्यू इंटरेस्ट. प्रेफरेंस डिविडेंड ऑल्सो सेम, ओल्ड प्लस न्यू. ओके, एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑल्सो ओल्ड प्लस न्यू. लिख लो ये, ठीक है, साइड पे ऐसे जैसे मैंने लिखा है विद अ रेड पेन. ओके, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, अभी देखते हैं हाउ मच इक्विटी शेयर्स आई एम हैविंग. पहले आई हैड 5,000, नाउ आई एम रेजिंग एडिशनल 3 लाख रुपीज विद इक्विटी शेयर्स. सो हाउ मेनी शेयर्स इट विल बी. कुछ मार्केट प्राइस वगैरह दिया है नहीं, फेस वैल्यू पता है ना हमें, देयरफॉर इट विल बी 3,000 न्यू इक्विटी शेयर्स. सो टोटल विल बी 5,000 plus 3,000 which is 8,000. Okay, 5K plus 3K. Therefore, earning per share in case of my option 1 is coming to rupees 15. Alright, rupees 15. Let's do the second option. In the second option, they are saying I have 1 lakh from equity and 2 lakh from borrowings, 10% interest per annum. तो यहाँ पे अभी इंटरेस्ट आएगा 2 lakhs पे 10% विल बी 20,000. NPBT विल बी 2,20,000 माइनस टैक्स 1,10,000. नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विल बी 1,10,000. प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं. नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑल्सो विल बी 1,10,000. Now your number of equity shares will be पहले के 5,000 और अभी अगर मैंने 1 लाख रेस किया है तो number of shares will be 1,000 new equity. Okay, so यहाँ पे टोटल आ जाएंगे 6,000 shares. How 5K पहले के old plus new 1K. My earning per share here will be rupees 18.33 per share. Right. Next will be full money from the borrowing. Okay, at the rate of 10% per annum. ठीक है, तो at the rate of 10% per annum, I am raising 3 lakhs rupees 30,000. Here it will be 2 lakh 10,000. 1 lakh 5,000 will be my tax. Net profit after tax will be 1 lakh 5,000. Number of net profit for equity shareholders will be 1,05,000. Number of equity shares, कुछ नए equity shares है ही नहीं, old ही है, सिर्फ 5,000. Okay, so my earning per share over here will become now rupees 21 per share. Only debt है ये. Okay, and the last option they are saying 1 lakh in equity and 2 lakhs with the help of preference shares. Okay, so 1 lakh is equity
and 2 lakhs is preference shares, there is no debt. So there is no interest. So net profit before tax is also 2,40,000 minus tax 1,20,000. So my net profit after tax is also 1,20,000. अभी प्रेफरेंस डिविडेंड मेरा आएगा 2 lakhs के प्रेफरेंस डिविडेंड पे 8% per annum I am giving. Okay, so I am giving 16,000 preference dividend. This is going to come as 1,04,000. And my number of equity shares over here again is going to be 6,000. 5k plus 1k. Which will be rupees. Okay, now tell me this earning per share. 1,04,000 divided by 6,000 rupees, 17.33 per share. Okay, in my this option 1, it was only equity. Okay, 3 lakhs only equity. In my option 2, it was 1 lakh equity plus 2 lakhs it was debt. Here it was full 3 lakhs as debt, and here it was 1 lakh equity and 2 lakhs preference. Okay, so with the help of all the options and all the details given to me, the most optimal option will be option 3. Option 3 should be selected. Why? Because the earning per share is higher. Okay, earning per share is higher. So my sum has to begin with this working note. Okay, of revised NPBI. ये वर्किंग नोट से मेरा सम हमेशा शुरू होगा. Okay, and it will end with understanding that which earning per share is higher, so which option should be selected. Okay, okay, now question number 2. Company Z has an NPBIT of rupees 4,20,000. Company has 80,000 shares of rupees 10 each. They have a retained earnings of 12 lakhs and debentures of rupees 10 lakhs. उस पे interest at 12% per annum. The company proposes to take up an expansion scheme for which 4 lakhs is required. It is anticipated that after expansion, company will be achieving same return on the investment. The funds can be raised either through debt at 12% or by issuing equity shares at par. So this is option 1, option 2. So we have to understand which option is better. So let's begin. Okay. Question number 2. Okay, first I will find out how much is my capital employed. Okay, existing capital employed मेरा कितना है, ये working note पहले कर लेते हैं. Okay, equity share capital they have given me, then they have given me retained earnings and debentures. Equity share capital, reserves and surplus या retained earnings or debentures. Okay, how much is my equity share capital? 80,000 into 10, 8 lakhs. 12 lakhs. Reserves and surplus is 12 lakhs and 10 lakhs is my debentures. 12 lakhs and 10 lakhs. ठीक है. So ये टोटल कितना होगा? 30 lakhs. 30 lakhs is my capital employed. Now NPBIT they have given me 4,20,000. Okay, so existing NPBIT is equal to 4,20,000. Therefore, return on my capital employed is how much? 14%. Now when I'm
doing my revised capital structure. So my revised capital employed will now be equal to 30 lakhs plus I need more 4 lakhs for my expansion plan. So 34 lakhs is my capital employed. Uspe return I need 14%. Therefore my NPBIT will be 34 lakhs पे 14% करो 4,76,000 आएगा देखो. ठीक है. So I have arrived with my new or revised NPBIT. Now I can put my options and solve and see which one is better. ठीक है. चलो let's do particulars. Option 1, option 2. पहले इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं. NPBIT माइनस इंटरेस्ट, NPBT माइनस टैक्स, NPAT minus preference dividend. I get net profit for equity shareholders divided by number of equity shares. That is going to give me my earning per share. ठीक है. Starting with NPBIT in option 1. Option 1 is what? Only debt, and option 2 is only equity. Only debt and option 2 is only 2 lakhs as equity. NPBIT 4,76,000. In my interest, okay, in my option 1, again over here interest will be old plus new. तो ओल्ड में देखते हैं, ऑलरेडी मेरे पास डिबेंचर्स है 10 लाख के, उस पे कितना है 12% इंटरेस्ट. ओके, सो 12 लाख पे 12% इंटरेस्ट विल बी हाउ मच? 1,20,000. ऊपर से ये 4 लाख पे भी 12%. सो ये पूरा तुम कर सकते हो 14 लाख पे डायरेक्टली 12%. ऑन 14 यू कैन डू 12%. ओके, सो इट विल बी 1,68,000. हाँ ना, तो ये ओल्ड प्लस न्यू करना हमें भूलना नहीं है. ओके, ओल्ड प्लस न्यू हमेशा करना ही है. इंटरेस्ट विल बी ओल्ड प्लस न्यू. देयरफॉर आई एम डूइंग इट ऑन टोटल. ओके, इट विल बी 1,68,000. कैसे आया ये समझा ना? 1,68,000 एक बार वापस देख लो. 10 लाख का डिबेंचर्स ऑलरेडी मेरे पास था. अभी जो ऑप्शन 1 में है फुल डेट है 4 लाख. तो 10 प्लस 4 सिंस द इंटरेस्ट रेट इज सेम, 14 लाख पे 12% पर एनम. ओके, 14 लाख पे ऑन 14 lakhs of debt I am taking 12% per annum as interest. That is giving me 1,68,000. Okay, 1,68,000 हो गया. नेट प्रॉफिट, सॉरी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स विल नाउ बी 4,76,000 minus 1,68,000. 3,08,000. टैक्स रेट देख लो कितना है. टैक्स कुछ दिया है? 50%. अच्छा, ओके, देयर इज अ क्वेश्चन देयर. ओके, I have to, tax rate is 50%. I have to compute EPS also and I have to find the PE ratio also. ठीक है, so 50% is the tax rate. So now is it possible that sometimes tax rate is not given only? नहीं, इसमें नहीं होगा वैसा, देंगे बिकॉज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद ही हम डिविडेंड कर सकते हैं. ठीक है, देंगे. Now net profit after tax will also be 1,54,000. अभी प्रेफरेंस डिविडेंड तो है ही नहीं ना हमें, तो net profit for equity shareholders is 1,54,000. Now in my new option I do not have any new equity shares, so my number of equity shares is going to remain 80,000 only. ठीक है,
कुछ न्यू तो है ही नहीं. 80,000 ओल्ड. So 1,50,000, 54,000 divided by 80,000. Earning per share is rupees 1.925 per share. Okay. Now let's do this quickly. Now 4 lakhs I am going to take complete equity only. But here I will have my interest. Okay. Interest क्यों? Because मेरे पहले के debentures तो है ना. 10 lakhs पे 12%. 1,20,000. I'm writing this with a red pen. Okay. This is the old one. This was old plus new. Okay. Coming to net profit before tax, 4,76,000 minus 1,20,000. 3,56,000. 1,78,000 will be my tax. 1,78,000 will be net profit after tax. There is no preference dividend. So this entire profit is with the shareholders. Net profit for equity shareholders. Now how many shares will I have? Since I am issuing at par, 80,000 तो पहले के. हाँ? New equity shares will be 4 lakhs divided by price. So 40,000. So new plus old करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे. It will be how much? 1,20,000. कैसे आएगा 1,20,000? 80K plus 40K. 80,000 plus 40,000. So करो 1,78,000 divided by 1,20,000. 1.483 per share will be my earning per share. Okay, so here also, now I have to see, they have also told me something additional. They are saying if the market price is rupees 100, I have to find my price earning ratio. ठीक है. सो एक जस्ट एडिशन है इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा. आफ्टर माई अर्निंग पर शेयर, ओके, आई हैव टू मल्टीप्लाई माई अर्निंग पर शेयर विथ माई प्राइस अर्निंग रेशियो इन ऑर्डर टू गेट माई मार्केट प्राइस ऑफ शेयर. ये कैसे आया? हमने फॉर्मूला है अपना. व्हाट इज द प्राइस अर्निंग रेशियो? आई हैव शोड यू ऑल दिस इन माई प्रीवियस लेक्चर्स ऑल्सो. प्राइस अर्निंग रेशियो इज नथिंग बट प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर. तो अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है तो प्राइस अर्निंग रेशियो इज नथिंग बट प्राइस अर्निंग रेशियो इनटू ईपीएस विल गिव मी माय मार्केट प्राइस. अभी जो भी डिटेल्स दी है वील पुट दैट एंड वील फाइंड द अदर वेरिएबल. हियर दे आर टेलिंग मी माय मार्केट प्राइस इज 100. आई एम सपोज टू फाइंड माय प्राइस अर्निंग रेशियो. तो ठीक है, मार्केट प्राइस अगर 100 है दोनों में, सो व्हाट विल बी माय प्राइस अर्निंग रेशियो? सो यहाँ पे 100. अपना ऑप्शन 1 में ईपीएस कितना है? 1.925. सो माय प्राइस अर्निंग रेशियो इज गोइंग टू बी हाउ मच? प्राइस अर्निंग रेशियो डिवाइड करना है यहाँ पे 100 अपॉन 1.925. ओके, सो इट इज गोइंग टू बी 51.94. प्राइस अर्निंग रेशियो विल बी 51.94 times. Okay, and in my second option, here it will be price earning ratio will be nothing but 100 market price upon my earning per share was 1.483, no? So that will give me 100 divided by 1.483, 0.43. 67.43 times. So which one is better? 51.94. Okay, this is better. So my option 1 is basically better, you are trying to say, right? Option 1 is better.
बिकॉज इसमें अर्निंग पर शेयर भी जो है इट इज हायर देन ऑप्शन 2 एंड माई प्राइस अर्निंग रेशियो इज लेसर देन द ऑप्शन 2. प्राइस अर्निंग रेशियो कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए. क्यों? Because it shows the volatility of the share. वेरी गुड. प्राइस अर्निंग रेशियो, वॉलेटिलिटी ऑफ द शेयर, यानी इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट प्राइस आज 100 है, ओके, और मैं प्राइस अर्निंग रेशियो तुम्हें बोल रही हूँ 10 टाइम्स, ओके, सो आई हैव टू अर्न 10 टाइम्स इन ऑर्डर टू रीच माई मार्केट प्राइस. तो जितना ज्यादा is the price earning ratio, it's not that good. Okay, that is why in my option 1 in 51 point या तो 52 times में I will reach my market price, but here in 67 or 68 times के बाद I will reach my market price of 100. Thus option 1 is better. Okay, so in all our sums we will also have one more additional variable which we have to find. Either the price earning ratio they will give and we'll have to find the market price, or they will give us the market price and we'll have to find the price earning ratio. So far clear? Okay. Yes, ma'am. Now let's see question number 3. Okay. Company needs rupees. अभी यहाँ पे कोई existing capital structure ही नहीं है. Company directly बोला है needs rupees 12 lakhs for a new factory which would yield an NPBIT of rupees 2 lakhs. Company has two options. इक्विटी शेयर्स ले लो रुपीज 10 lakhs at rupees 100 each एंड रिमेनिंग डेट कर लो, यानी 12 lakhs में से 10 lakhs इक्विटी 2 lakhs डेट, और ऑप्शन 2 में 6 lakhs का इक्विटी शेयर कैपिटल कर लो एंड रिमेनिंग जो है तुम्हारा 6 lakhs उसको डेट कर दो. कॉस्ट ऑफ बोरोविंग्स, अगर तुम बोरो कर रहे हो यानी डिबेंचर ले रहे हो अप टू 2,50,000 है तो इट विल बी 10% पर एनम. बट अगर तुम्हारा डिबेंचर बोरोइंग इज मोर देन 2,50,000 देन इट विल बी 14% पर एनम. ओके, टैक्स रेट इज 50%. वी हैव टू कंप्यूट द अर्निंग पर शेयर. ऑल्सो द प्राइस अर्निंग रेशियो इज 10 times. वी हैव टू नाउ फाइंड द मार्केट प्राइस. ओके, इट्स अ सिंपल सम. लेट्स डू दिस. क्वेश्चन नंबर 3. ओके, नाउ यहाँ पे रिवाइज्ड एनपीबीआईटी ढूंढने की जरूरत है क्या मुझे? नहीं ना, डायरेक्टली ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 से आई एम स्टार्टिंग. ऑप्शन 1, ऑप्शन 2. ओके, ऑप्शन 1 में लिख देती हूं मैं इक्विटी शेयर कैपिटल दे आर टेकिंग 10 lakhs एंड डिबेंचर्स 2 lakhs. ओके, यहाँ पे दे आर डूइंग इक्विटी शेयर कैपिटल 6 lakhs एंड डिबेंचर्स ऑल्सो 6 lakhs. Okay, now it will be very simple. Okay, NPBIT दिया है ना मैं NPBIT 2 lakhs rupees है ना, यहाँ पे दिया. तो we'll start with that. 2 lakhs, 2 lakhs माइनस इंटरेस्ट. ओके, अभी इंटरेस्ट के लिए क्या बोला है कि अगर तुम्हारा डेट इज अप टू रुपीज 2,50,000 देन 10% पर एनम के हिसाब से ले लो. ओके, तो 10% पर एनम के हिसाब से ही लूंगी इसमें, बिकॉज देखो 2 lakhs है मेरा डेट यहाँ पे, अप टू 2,50,000 के अंदर है ना, तो ईयर आई विल टेक इट एज 10%, सो 20,000. Okay, at the rate of 10% लिया मैंने. So my net profit before tax will now be 1,80,000 minus tax. Tax is again 50%. Yes, at the rate of 50%. So this will be 90,000. Net profit after tax 90,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ भी नहीं है, नील. सो माई 90,000 is the amount available or net profit for
equity shareholders. Divide that by number of equity shares. कितने आएंगे मेरे इक्विटी शेयर्स? 10 lakhs rupees I am raising. Okay. And rupees 100 each है. 10 lakhs divide by 100, 10,000 shares. कुछ मार्केट प्राइस वगैरह तो दिया नहीं है, तो फेस वैल्यू ही. So number of shares will be 10,000. Therefore, earning per share will be equal to rupees 90. Now your interest over here is going, the amount of debentures, okay, borrowing is going about 2,50,000. So 6 lakhs pe. Now I will not take 10%. I will take how much? Ma'am, it's 9 rupees. 9 rupees. Yeah, ma'am, 9 rupees. Oh, I'm so sorry. Okay. Earning per share, na? Right. Okay, rupees 9 per share. Alright. Now coming to the second option, wherein my equity is 6 lakhs and debenture is 6 lakhs. Okay, so now my cost of borrowings will be how much? 14% per annum. Okay, so 14% per annum के हिसाब से करो 6 lakhs into 14% per annum. कितना आएगा? 84,000 आ रहा है. This one. Okay. Now 2 lakhs minus 84,000. 1,16,000. 1,16,000. Okay, divide that by 2, so you will get your tax rate 58,000. So net profit after tax also will be 58,000. There is no preference dividend, so net profit for shareholders will also be 58,000. Okay, divide that by number of shares. So number of shares will be 6 lakhs divided by 100. 6,000 shares. Okay, so here it will be 9.6 per share. Now they have also given me my price earning ratio is 10 times. यहाँ पे भी 10 times, यहाँ पे भी 10 times. So they are telling me find the market price. अगर ऐसा दिया तो directly simple multiplication ही करना. 9 into 10 rupees 90 market price per share, and here it will be rupees 96.7. 96 no? 96 rupees per share. All right. Okay. Ma'am, here we got the amount of EPS as 9.67, right? When you multiply it by the PE ratio, you get a MPS of 96.7. So do you, since market price cannot be in a decimal digit, right? What? Can market price be at a decimal digit? Yes, of course. It can, right? Okay, Yes. thank you. Yeah. Okay. I want to finish this type 1 today. Let's see this question number 4. The following figures are made available to you. NPBIT is 18 lakhs. Interest on debentures 15%. Debentures are issued 3 months after the commencement of the year. 1,12,500. NPBT is 16,87,500. Taxes 35%. Net profit after tax. Number of equity shares of rupees 10 each. Number 1 lakh. Market price 109.7. Reserves is 12 lakhs. The company is examining a project of an investment obligation for rupees 10 lakhs.
The investment is expected to earn the same rate of return as before. The interest on additional borrowing cost will cost the company 300 basis points more. कुछ नहीं है ये 300 basis. If it is 100 basis, means it is 1%. Therefore 300 basis will be 3%. Okay, कुछ डरना नहीं है इसमें. On the current borrowings on debentures, you are required to advise the company whether it should raise the money from loan or from equity. Price earning ratio is 10 times. You have to find the market price and also later on find the debt equity ratio, debt divided by debt plus equity. ठीक है, debt divided by debt plus equity बोला है तो वैसा ही करेंगे. चलो अभी पहले तो I'll have to find my revised NPBIT. Okay, तो question number 4. Existing capital employed. Okay, कितना है मेरा existing capital employed? एक तो reserves में है मेरे पास 12 lakhs. Okay, number of equity shares दिया है 1 lakh. Price is 10. Therefore, what is my equity share capital? 10 lakhs. रिजर्व्स एंड सरप्लस भी दे दिया मुझे. रिजर्व्स इज 12 lakhs. एंड देखो यहाँ पे डिबेंचर्स है ना, तो मेरे कैपिटल में एग्जिस्टिंग कैपिटल में डिबेंचर्स भी है, लेकिन अमाउंट दिया है. डिबेंचर्स का अमाउंट तो नहीं दिया. हाउएवर दे आर टेलिंग मी माय डिबेंचर interest rate is equal to 1,12,500. No, my interest rate is 15%. है ना, 15% पर एनम में इंटरेस्ट देती हूँ डिबेंचर्स पर. ऑल्सो डिबेंचर इंटरेस्ट गिवन, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, दैट इज 1,12,500. But this was paid after 3 months from the commencement. यानी ये जो इंटरेस्ट होगा ये 9 months का है, मुझे पूरा 12 months का जानना है. So it will be 1,12,500 into 12 divided by 9 cross multiply basic. So मेरे पूरे साल का इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 1,50,000. This means what? That my debenture, okay, my debenture interest, okay, at the rate of 15% is coming to 1,50,000. यानी 15 जो है, part 15 is my interest ना. So what will be my full 100%? Just cross multiply 1,50,000 into 100 divide by 15. इसी 10 lakhs पे अगर मैं 15% इंटरेस्ट करती हूँ तो मुझे आ जाएगा 1,50,000 एज द डिबेंचर इंटरेस्ट. अभी मिल गया डिबेंचर्स का अमाउंट. सो डिबेंचर्स इज हाउ मच? 10 lakhs. सो माय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10, 20, 30, 32 lakhs. NPBIT कितना दिया है मुझे? 18 lakhs. So now I can find my return on capital employed. Therefore, return on capital employed existing 18 lakhs पे divide by 32 lakhs. Okay, so 18 divide by 32 percentage करोगे तो 56.25% is the return on my capital employed. Now in my new capital structure, I want how much? Same rate of return, but my new capital structure will now be how much? पहले का तो 32 lakhs और मुझे कितना चाहिए? 10 lakhs. So now it is 42 lakhs ना? So
So my new capital structure is nothing but 32 lakhs plus 10 lakhs. I want more capital, so that is going to become 42 lakhs. उस पे करो 56.25%. You are going to get 23,62,500 as new NPBIT, revised NPBIT. Okay. Now with the help of revised NPBIT, I will do my calculation with the help of option 1, option 2. Okay. Okay. चलो NPBIT किया. ओके, अभी ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के लिए उन्होंने एक नोट दिया है दैट अगर तुम एडिशनल बोरोविंग्स कर रहे हो तो योर कॉस्ट फॉर दिस बोरोविंग इज गोइंग टू बी 300 बेसिस पॉइंट मोर. तो पहला मेरा था 15%, अब मुझे ऐड कर देना पड़ेगा 3%. अब मेरा कॉस्ट ऑफ बोरोविंग्स हो जाएगा 18% ना, इंटरेस्ट मुझे 18% देना पड़ेगा. सो नाउ माय इंटरेस्ट विल बी ऑन ओल्ड प्लस न्यू. ओल्ड वाज 10 lakhs plus 10. So चलो यहाँ पे ओके, एग्जिस्टिंग लोन मेरा था ऑलरेडी 10 lakhs का, करेक्ट. और नाउ आई एम गोइंग टू हैव दिस मोर 10 lakhs rupees with the help of my existing with the help of another loan. In that loan my rate of interest on that 10 lakhs is going to be 18%. ओके, तो पहले का 1,50,000 तो लेना ही है और दूसरे 10 lakhs पे 18% के हिसाब से लेना है. सो 1,50,000 प्लस 1,80,000. ओके, ये चाहिए ना, तो यहाँ पे एक वर्किंग नोट लिख दो और वर्किंग नोट बना लो इंटरेस्ट का. ओके, डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट. ओके, ओल्ड पे ₹10 lakhs पे we did 15%, that comes as 1,50,000. लिख लोगे तो क्या याद रहेगा हमेशा. न्यू में 10 lakhs अगर हम पूरा रेस कर रहे हैं तो वो लोग बोल रहे हैं अभी 18% हो जाएगा तो 1,80,000. therefore this will become 3,30,000. ओके, तो वहां पे वर्किंग नोट जो है यहाँ पे डाल दो, वर्किंग नोट नंबर 2, बिकॉज अपना वर्किंग नोट नंबर 1 था अबाउट NPBIT. ठीक है. सो हियर इट विल बी 3,30,000. Once this is done, your net profit before tax will be 23,62,500 minus 3,30,000. That is going to give me 20,32,500. ओके, टैक्स रेट कितना दिया है? 35%. 35%. तो 35% करो, इट इज 7,11,375 रुपीज. माइनस करके नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 13,21,125. प्रेफरेंस डिविडेंड तो कुछ भी नहीं है. सो दिस इज द प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. ओके, नाउ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. न्यू कैपिटल में इक्विटी शेयर्स लिए ही नहीं है, तो अभी मेरे इक्विटी शेयर्स 1 लाख ही रहेंगे. सो हियर इट विल बी डिवाइड बाय 1 लाख. So it will be 13.21 rupees 13.21 per share. Okay, now here I'll be doing interest. Old interest only आएगा because it is only equity. Option 2.
I have not written option 1 only debt, this is only equity. ठीक है. Now interest में interest will only be 1,50,000. Okay, because there is no new debenture I have raised. Coming to 23,62,500 minus 1,50,000, that will give me 22,12,500. Okay, उसमें से tax 35% करना है. It will be 7,74,375. So net profit after tax will be 14,38,125. Preference dividend तो नहीं है. So this entire amount, okay, is the profit available for equity shareholders. I am going to raise this entire 10 lakhs with the help of my equity shares. Market price दिया है इसमें 109. देखो market price है ना. So my additional 10 lakhs rupees with the help of equity. Okay, market price is given to me 109.7. So I will say now my number of shares, additional shares will be 9,116 और पहले के 1 lakh shares. So now my shares are going to be 1,09,116. Okay, so now your earning per share you have to find out. 14,38,125 divided by 1,09,116. My earning per share is coming as rupees 13.18. Okay, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है अर्निंग पर शेयर में. अगर तुम देखो तो इट इज़ द सेम ऑलमोस्ट 13 रुपीज़. फ्रैक्शंस में ही सिर्फ डिफरेंस है. प्राइस अर्निंग रेशियो दिया है. प्राइस अर्निंग रेशियो ईयर इट इज 10 times, ईयर ऑल्सो इट इज 10 times. Therefore मार्केट प्राइस कितना होगा मेरा? दिस विल बी 132.1 per share and this will be rupees 131.8 per share. Understood this sum completely? Okay, it's like a revision. Okay, for what all we did. Existing capital structure पे we found out the rate of return. With the help of that rate of return, we found out the revised NPBIT. That both revised NPBIT we have put in both the options. We have tried to find out the EPS with both the options, earning per share, and then understand that which is a better option. They have also told us to find the market price. We have done that as well. Now coming to the last part, they are telling me to find the debt equity ratio, debt divided by debt plus equity. चलो करते हैं. Okay, debt equity ratio दोनों ऑप्शन का करना पड़ेगा. सो ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं. ऑप्शन 1 में टोटल डेट कितना है? पहले के तो 10 लाख थे ना, और अभी के 10 plus 10 20 lakhs in my option 1, and my total equity is 10 lakhs equity share capital plus 12 lakhs my reserves and surplus, 22 lakhs. Okay, therefore total of debt plus equity is going to be 42 lakhs. Okay, so the ratio they are saying put debt upon debt plus equity. So debt is only 20, debt plus equity is coming to 42 lakh. वो percentage करना है, so it will be 20 divided by 42%, 47.62%. Okay, the ratio which they are telling me to find. Similarly option 2 कर लो.
Okay, total of debt is only 10 lakhs, but total of equity, okay, पहले के 10 lakhs, additional 10 lakhs मैंने रेस किया, plus 12 lakhs मेरे थे in my reserves and surplus, right? So this is going to come as 32 lakhs. Now ratio, total of debt upon debt plus equity. Total of debt is only 10 and debt plus equity is coming to 42. So इसका percentage करो, it is coming to 23.81%. Okay, यानी यहाँ पे डेट है only 23%, 24% approximately. यहाँ का डेट विद इक्विटी रेशियो, टोटल नेट एसेट, टोटल एसेट रेशियो इज कमिंग एज, ये टोटल एसेट ही हो गया डेट प्लस इक्विटी, तो इट कम्स एज 48% अप्रोक्सीमेटली. इज दिस फाइन? ओके, विद दिस वी फिनिश टाइप 1 ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर का सम्स. ओके, you all can just revise all these 4 sums again, and in my next lecture I will be now starting up with and doing wherein we can bring earning per share at the same level despite of being any capital structure. Okay, well लोन ले रहे हो या तुम इक्विटी से कर रहे हो, लेकिन अर्निंग पर शेयर यानी शेयर होल्डर्स को यू आर कीपिंग हैप्पी. So then we will see those type of sums in my next lecture. All right, thank you so much. Thank you.